दोस्तों, आजकल रील्स का ज़माना है और ऐसे में एक खुशी तिवारी नाम की लड़की अपने मोबाइल पर रोज़ की तरह रील्स देख रही थी। और रील्स को जैसे जैसे वो स्क्रॉल करके देख रही थी तो उसकी नज़र देखते देखते एक रील्स पर रुक जाती है, एक रील पर टिक जाती है। दरअसल उस रील में प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की कथा चल रही थी, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक रिमझा गांव लगता है। वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी और भागवत कथा के दौरान ही अनिरुद्धाचार्य जी से एक व्यक्ति ने सवाल किया कि 18 एकड़ ज़मीन है लेकिन शादी नहीं हो रही है। और जैसे ये बात बताता है तो जो कथावाचक होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि लड़की वालों को क्या ये ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है। बस इतना था कि उस लड़की यानी कि खुशी तिवारी की जो नज़र उस रील पर टिकी थी वो रुक जाती है और बार बार उसी रील को देख रही थी। हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी यही परिवार में। तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। इसी बीच में उस लड़की का भाई वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा कि क्या देख रही हो? तभी वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम लोगों को इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। जैसे बात करने वाली बात आती है तो संदीप ने देखा और देखते ही कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो। वो लड़का अपनी बहन के लिए 600 किलोमीटर दूर उस व्यक्ति के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं अपनी बहन का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। 600 किलोमीटर वो लड़का वहाँ पहुँच तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो एक भयानक कत्ल होता है। कत्ल की गूंज न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ पर लाश मिलती है वहाँ और जहाँ जहाँ तक सोशल मीडिया पर ये रील वायरल होती है वहाँ तक लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार कत्ल क्यों होता है और इसके पीछे की वजह क्या थी। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कत्ल क्यों हुआ और इसके पीछे की क्या वजह रही होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। आज की ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कुशीनगर और कुशीनगर का ही एक सर्किल एरिया है कसया। कसया सर्किल क्षेत्र का एक थाना लगता है हाटा और हाटा थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है, एक कस्बा लगता है जिसका नाम होता है सुकरौली। सुकरौली के वार्ड नंबर 4 में मंझला नाला पुल के पास दक्षिण की तरफ ये बात है। 6 जून 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास कुछ महिलाएं यहाँ पर बकरियां चरा रही थी और बकरी चरते चरते एक झाड़ी में पहुँच जाती है। इसी बीच में एक महिला अपने बच्चे से कहती है कि जो बकरी वहाँ पर झाड़ी में है जाकर उसको बाहर निकाल के ले आओ। जैसे ही बच्चे की माँ ने ये बोला बच्चे से तो वो बच्चा वहाँ जाता है। वहाँ जाकर जो वो देखता है तो बच्चे की चीख निकल जाती है। चीखने वाली बात भी थी क्योंकि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखने के बाद बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है। उसकी माँ मौके पर आ जाती है। माँ ने जो देखा कि नीले रंग की जीन्स और लाल रंग की चेकदार शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति उस झाड़ी में मृत पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन में एक बड़ा सा चाकू है जो फंसा हुआ है। उस महिला ने भी ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसकी चीखों की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है, वार्ड नंबर 4 तक पहुंच जाती है और वार्ड नंबर 4 की जो सभासद होती है शशि चौधरी वहां तक भी पहुंच जाती है। जब वहां तक जाती है तो वो आ जाती है और आने के बाद कहती है कि सब दूर हटो। तत्काल प्रभाव से वो पुलिस को सूचना देती है कि यहाँ पर एक लाश है, ऐसा ऐसा लग रहा है, किसी धारदार हथियार से काटने की कोशिश की गई है, साथ ही जो गर्दन है उस पर चाकू फंसा हुआ है। पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचती है। कसिया के जो सर्किल ऑफिसर्स होते हैं कुंदन कुमार सिंह और जो हाटा के एसएचओ होते हैं राम शाह चौहान, फॉरेंसिक टीम और बाकी जो टीम के लोग होते हैं वो साथ ही मौके पर पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। यहाँ आकर देखते हैं तो वाकई किसी व्यक्ति को चाकू से बार बार वार किया गया था और एक बार वो चाकू गर्दन में ऐसे फंस जाता है कि अटक जाता है। अब इसके बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम अपना काम करने में लग जाती है, साथ ही पुलिस की टीम भी अपना काम करने के लिए लग जाती है। जहाँ जहाँ तक ये सूचना पहुँचती है वहाँ तक के लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार मरने वाला वो कौन था, उसको क्यों मारा गया था और मारने के पीछे की वजह क्या थी, कौन होगा वो कातिल।
आखिरकार ये तमाम सवाल थे। ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ तैरने लगते हैं। अगले दिन अखबारों में खबर पहुंच जाती है। खबर के बाद फिर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार होता क्या है। फिर पुलिस इस मामले में हाटा थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज करती है। मुकदमा अपराध संख्या 365/25 बीएनएस की धारा 103/1 238। अब ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मरने वाले के बारे में पता चलता है कि बार बार चाकू मारे गए थे, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन क्यों, किसने हत्या की है, जो सवाल थे, सवाल अब भी जस के तस बने हुए थे। भले ही ये खबर अखबारों में छप चुकी थी, सोशल मीडिया पर तमाम लगातार वायरल हो रही थी और पुलिस ने भी अपने जो विभिन्न पोर्टल पुलिस के होते हैं वहाँ भी ये जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वहाँ तक भी पुलिस को कोई सूचना मिल नहीं रही थी। 6 तारीख को लाश मिलती है, 6 जून 2025 को, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से लगातार दिन बीत रहे थे और पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं। 20 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि मरने वाला कौन है, तो कातिल का पता कैसे चलेगा और कत्ल का मोटिव क्या है वो कैसे पता चलेगा। आखिरकार 20 दिन के बाद पुलिस को एक लीड मिलती है। 27 या 28 जून 2025 की ये बात है। इसका एक पोर्टल होता है, सेंटर पोर्टल के माध्यम से पता चलता है कि ये व्यक्ति जो मरने वाला है इसका नाम है इंद्र कुमार। इसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास की है, जो कि पटवार खितौली एक गांव लगता है, थाना मंझौली, जबलपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आखिरकार ये पता चलता है कि जो इसका भाई है मरने वाले का, अजय कुमार तिवारी, इसने मंझौली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी 8 जून 2025 की। मेरा भाई अचानक से लापता हो गया है, गायब हो गया है, मैं उसे ढूंढने की तमाम कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब भाई ने एफआईआर गुमशुदगी की दर्ज कराई थी, उधर सेंटर पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की पुलिस को ये पता चल जाता है, तो पुलिस ने इस व्यक्ति की यानी कि इंद्र कुमार का जो मोबाइल था उसकी सीडीआर निकलवाती है और सीडीआर निकलवाने के बाद पता चलता है कि उसके संपर्क में कौन कौन था, उसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था, उसके मोबाइल के माध्यम से पता निकालने की कोशिश की जाती है। तब पुलिस को 3 नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है साहिबा बानो, जो कि मीठाबेल थाना, जंगहा जिला, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। साथ ही शमसुद्दीन अंसारी कोना, सोनबरसा थाना, जहां गोरखपुर। और एक तीसरा नाम होता है कौशल कुमार गौड़, साड़ा थाना, गौरी बाजार जिला, देवरिया। ये नाम जब निकल के सामने आते हैं तो फिर पुलिस ने इन तीनों को रडार पर लिया, इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि साहिबा बानो जो एक महिला है, लड़की है, इसने प्रेम विवाह किया था कौशल कुमार गौड़ से। कौशल कुमार गौड़ से प्रेम विवाह करने के बाद ये गोरखपुर के एक कूड़ा घाट जगह लगती है, वहाँ पर जाकर किराए के मकान में रहना शुरू कर देती है। प्रेम विवाह करने के बाद इसने साहिबा बानो के जो नाम था इसका वो बदलकर खुशी तिवारी रख लेती है और ज़िंदगी में इनका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन ये इंटरनेट पर यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से रील देख रही थी। रील देखते देखते एक रील पे जाकर रुक जाती है, टिक जाती है इसकी नज़र, और एक व्यक्ति अनुरुद्धाचार्य से सवाल करता है कि मेरी शादी अभी तक नहीं हो रही है और मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी। तभी कथावाचक महाराज अनुरुद्धाचार्य जी ये कहते हैं कि लड़की वालों को ये दिखाई नहीं देता है, कोई और तो नहीं देखता है इस रील को, लेकिन साहिबा उर्फ खुशी तिवारी इस रील को देख लेती है। और जो इसके बाद फिर इसने जो इसका पति होता है जिसका नाम कौशल होता है, अपने ही पति को भाई बनाकर, जिसका नाम संदीप रखा जाता है, उसको भेजती है लगभग 600 किलोमीटर दूर उस जबलपुर के उसी इलाके में जहाँ पर ये इंद्र कुमार रहता है। और इंद्र कुमार के पास जब भेजा जाता है तो इंद्र कुमार से वो बातचीत करता है, नमस्ते दुआ सलाम वगैरह होती है। और उसके बाद जो इंद्र कुमार होता है वो अपनी बहन का रिश्ता बताता है, मैं आपसे करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो इंद्र कुमार इतना खुश हो जाता है। वो इंद्र कुमार वैसे शिक्षक की जॉब भी करता था और ज़मीन भी उसके पास ठीक ठाक थी, सब कुछ अच्छा था। जब यहाँ जाके बातचीत करना शुरू किया तो संदीप कुमार को खुश करने के लिए इंद्र कुमार उसे एक बढ़िया से होटल पे लेके जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसकी अच्छी तरीके से खातिर करता है, खिलाता पिलाता है, उसे बातचीत करता है। इसके बाद वो खुश हो जाता है। अब इंद्र कुमार ने जब कहा कि तुम्हारी बहन कैसी दिखती है,
तब वो फ़ोटो दिखाता है जिस लड़के का, यानी कि खुशी तिवारी उर्फ जो लड़की है उसका नाम साहिबा बानो है। साहिबा बानो का जब फ़ोटो देखता है तो देखते ही फ़ोटो इंद्र कुमार जो है खुश हो जाता है, वह लट्टू हो जाता है फ़ोटो पर। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। वो लड़की लगातार साहिबा जो है इस इंद्र कुमार से बातचीत कर रही थी और बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। अभी ज़्यादा दिन का समय नहीं हुआ था, 27 मई 2025 से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। 27, 28, 29, 30, 31 अभी दिन आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में साहिबा उर्फ खुशी तिवारी ने इंद्र से कहा कि तुम अगर शादी करना चाहते हो तो तुम्हें गोरखपुर आना पड़ेगा। आखिरकार वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। 2 जून 2025 को अपने घर से निकलता है, लगभग 600 किलोमीटर दूर उस लड़की के पास पहुँच जाता है। लेकिन जब जा रहा था तो अपने भाई अजय कुमार तिवारी से कहता है कि मुझे एक लड़की मिल गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी दिखाई देती है, कुछ इस तरह की बातें वो अपने भाई से बताता है। उसके बाद फिर उससे जगह बिल्कुल क्लियर नहीं की थी उससे कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि लड़की ने कहा था कि अब तुम अकेले आना, किसी को लेके मत आना। और वो ऐसा था कि लगातार उसकी बातों में फंसता चला जाता है। आखिरकार उस लड़की के पास पहुंच जाता है। यहाँ से ये गोरखपुर बुलाती है, लेकिन गोरखपुर से कहीं दूसरी जगह लेके जाते हैं 3 जून 2025 को। और जहाँ लेके जाते हैं वहाँ सबसे पहले संपत्ति का हलफनामा तैयार कराते हैं और हलफनामे में ये लिखवाते हैं कि अगर उस व्यक्ति को, यानी कि इंद्र कुमार को कुछ हो जाता है, अगर वो मर जाता है तो उसके मरणोपरांत उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो भी संपत्ति है, उसके पास जो भी धन दौलत है, वो सब कुछ साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी के हाथ लग जाए, उसको ही मिल जाए। और साथ में नाम था संदीप का, जो उसका मुंह बोला भाई होता है। बस जो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था वो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। अब अगली तारीख आती है, यहाँ से निकलकर एक गाड़ी होती है UP 53 ED 6129, इसमें बैठते हैं। इसमें ये लड़की खुशी तिवारी बैठती है, साथ ही इंद्र कुमार बैठता है। इसके अलावा जो उसका पति है कौशल कुमार अभी तक भाई की भूमिका में है, और एक शमशुद्दीन नाम का एक जो व्यक्ति है जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। आखिरकार ये बैठते हैं। यहाँ बैठने के बाद अपना गोरखपुर छोड़ते हैं, सीधा कुशीनगर पहुँच जाते हैं। और कुशीनगर का एक जगह सर्किल लगता है जिसका नाम है कसिया। कसिया में जाते हैं 5 जून 2025 को। यहाँ पर एक आइडियल के नाम से एक होटल होता है, होटल में रुकते हैं और वहाँ रुकने के बाद शादी करते हैं। इनकी कमरे में एक झूठ मूठ की एक बिल्कुल प्रायोजित शादी की जाती है। वो उसकी मांग में सिंदूर भरता है, उसको बढ़िया से कपड़े पहनाए जाते हैं और लड़की को साड़ी पहनाई जाती है। अपने घर से लगभग 1,30,000 के आसपास के जेवरात लेके आया था वो, उस लड़की को पहनाए जाते हैं। और उनके पहनाने के बाद उसको मांग में सिंदूर भरा जाता है। शाम हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब सुहाग रात की तैयारी होती है, सुहाग रात मनाने के लिए जब जाते हैं तो ये बैठ के आराम से तसल्ली से खाना खाते हैं। और जब खाना खा रहे थे तो ये इंद्र कुमार नहीं जानता था कि जिस खाने को वो खा रहा है, दरअसल उस खाने के अंदर नशीली दवाइयाँ मिली हुई हैं। क्योंकि इसे खाएगा और खाने के बाद तुरंत उसको नींद आ जाएगी, उसको बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। वो तो इस बात से खुश था कि उसकी लगभग 42 से 45 साल के आसपास की उम्र रही होगी, एक लड़की से शादी हो रही है और आज वो सुहागरात मनाने के लिए सुहागरात की स्टेज पर जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही वो जब लेटता है, लेटते ही बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है उसके कुछ देर के बाद ये इस जगह को छोड़ देते हैं, प्लान बना लेते हैं और ये जगह को छोड़ते हैं। और यहाँ से ये UP जो वही कार थी उसी में बैठते हैं। शमशुद्दीन चला रहा होता है। इसको बेहोशी की हालत में इंद्र कुमार को सुकरौली के इलाके में लेके जाते हैं, जो वार्ड नंबर 4 का एक जंगल जैसा होता है। वहाँ जाने के बाद चाकुओं से एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं। और जब उसको बहुत ताकत से चाकू मारा जाता है तो उसकी गर्दन में जाकर चाकू फंस जाता है। उसके बाद उसकी लाश को वहाँ फेंक करके झाड़ियों में, और फेंकने के बाद आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो जेवरात थे उसके पास, उसके जो भी पैसे थे, उसका जो मोबाइल था, उसके बाद जो भी सामान था, वो सब सामान अपने कब्जे में ले लेते हैं और निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना
कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ जाता है कत्ल करने वाला। और पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से काम करे तो कोई भी कत्ल या कोई भी अपराध छिप नहीं सकता पुलिस की नज़रों से। और पुलिस ने यहाँ भी यही दिखाने की कोशिश की, यही ईमानदारी से काम करके कातिलों तक पहुँची। उस लड़की जिसका नाम साहिबा बानो होता है, जो बाद में प्रेम विवाह करने के बाद वो खुशी तिवारी बन जाती है और जिससे प्रेम करती है वो कौशल गौड़ के साथ मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देती है जो व्यक्ति बेचारा अकेला था, जिसके माँ और बाप पहले से ही मर चुके थे। वो बिल्कुल तन्हा रहता था। अगर उसका भाई अजय तिवारी जाकर पुलिस में FIR दर्ज न करवाता तो शायद इस मामले का कभी खुलासा नहीं होता और पुलिस का इन कातिलों तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा और 29 जून 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए लोगों को बताया कि अनिरुद्धाचार्य से जिस व्यक्ति ने सवाल किया था, इंद्र कुमार ने, दरअसल उसकी हत्या के पीछे की असल वजह ये थी कि जो उसकी संपत्ति थी उसको ये लोग हड़पना चाहते थे। खुशी तिवारी और साहिबा बानो या उसका पति कौशल गौड़ या शमशुद्दीन, आखिरकार इन्होंने कहीं पहले तो किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल में जुटी है, हर पहलू पर जाने की कोशिश कर रही है। कहीं इससे पहले किसी के साथ इस तरीके का हादसा, इस तरीके की घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।